साथियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की परिस्थितियों से सभी वाकिफ़ हैं, इसलिए मैं समय जाया ना करते हुए सीधे ही अपने मूल टॉपिक पर आऊँगा। आज हम चर्चा करेंगे भाषा एवं व्याकरण के सामान्य परिचय पर। देखिए, आज के समय में किसी भी स्तर की चाहे परीक्षा हो, चाहे वो परीक्षा शिक्षक भर्ती रीट की बात करी जाए, द्वितीय श्रेणी की बात करी जाए, या हम फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा की बात करें, अथवा अन्य कोई परीक्षाएं, एसआई राजस्थान के लेवल पर एसआई भर्ती परीक्षा होती है, अथवा पटवारी ग्राम सेवक की बात करें, सभी परीक्षाओं के अंतर्गत हिंदी विषय को पाठ्यक्रम में रखा जा रहा है। तो निश्चित ही आज की ये क्लास आपको इन सभी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों को, इन परीक्षाओं में बैठने वाले हर एक अभ्यर्थी को निश्चित ही लाभ पहुंचाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है। तो आइए इसके साथ हम शुरुआत करते हैं भाषा एवं व्याकरण सामान्य परिचय। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं भाषा के बारे में कि भाषा क्या चीज होती है। तो देखिए, ये जो भाषा शब्द है, ये भाष शब्द से बना है। किससे बना है? भाष शब्द से बना है, जिसका आशय होता है कहना, समझना, बोलना अथवा प्रकट करना। क्या होता है? कहना, समझना, बोलना, प्रकट करना। एक बार पुनः दोहरान करता हूं मैं कि भाषा शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है, भाषा शब्द जो बना है, वो किससे बना है? भाष शब्द से बना है, जिसका आशय कहना, समझना, बोलना और प्रकट करना। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा है भाषा शब्द की व्युत्पत्ति। क्या कहा है? व्युत्पत्ति। ऐसा ही एक शब्द और होता है, उत्पत्ति। क्या ये दोनों शब्द एक ही हैं या दोनों शब्द अलग हैं? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो परीक्षा में हमें बहुत ही उपयोगी साबित होती हैं। अतः हमें साथ के साथ, मूल विषय के साथ साथ ऐसी चीजें भी जब आए तो उनको भी हमें समझ लेना चाहिए। मैंने कहा भाषा शब्द की व्युत्पत्ति। एक शब्द होता है उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब होता है पैदा होना, जन्म होना, जबकि व्युत्पत्ति का मतलब है निर्माण अथवा निर्मित होना। तो यहां हम कह रहे हैं कि भाषा की उत्पत्ति नहीं, व्युत्पत्ति किससे हुई है? भाष शब्द से हुई है, जिसका आशय है कहना, समझना, बोलना और प्रकट करना। यह भाष क्या है जिससे इस शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, जिससे भाष शब्द को बनाया गया है? तो ध्यान दीजिएगा कि भाष अपने आप में क्या है? एक धातु है। भाष क्या है? एक धातु है, जिससे भाषा शब्द का निर्माण किया गया है। अब बात आती है कि धातु क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि धातु क्रिया का मूल रूप होता है। परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता रहा है कि धातु किसे कहते हैं। तो धातु क्रिया का मूल रूप होता है। क्रिया के बारे में हम सभी जानते हैं कि क्रिया क्या होती है। जैसे चलना एक क्रिया है, जैसे लिखना एक क्रिया है, जैसे पढ़ना एक क्रिया है। इन दी हुई क्रियाओं में जब हम इनके अंतिम शब्दांश ना को हटा देते हैं तो शेष शब्द चल, शेष शब्द लिख, शेष शब्द पढ़ रह जाता है। और दिया हुआ चल, दिया हुआ लिख, दिया हुआ पढ़ क्रिया का
कैसा रूप है? मूल रूप है, जिसे संस्कृत में किसके नाम से जाना जाता है? धातु के नाम से जाना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि धातु क्रिया का मूल रूप होता है। ऐसी ही अनेक धातु में एक धातु भास है, जिसका आशय कहना, समझना, बोलना और प्रकट करना होता है। ऐसी ही भास धातु से निर्मित किया गया है किसका? भाषा का। तो हम कह सकते हैं कि भाषा भास धातु से बनी हुई है, जिसका आशय है कहना, समझना, बोलना और प्रकट करना। यह भास का आशय है। तो फिर भाषा किसे कहते हैं? भाषा मनुष्य के विचारों का या विचारों को कहने, समझने, बोलने और प्रकट करने का माध्यम है। अर्थात जब कोई भी मनुष्य अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक जिस भी माध्यम से कह सके, जिस भी माध्यम से समझा सके, जिस भी माध्यम से बोल सके अथवा प्रकट कर सके, वही माध्यम हमारा क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो भाषा क्या है? विचारों को कहने का, समझने का, बोलने का, प्रकट करने का, एक शब्द में कहें आदान प्रदान का क्या है? माध्यम है। समझ लीजिए कि एक नदी बह रही है और उस नदी के किनारे दो अलग अलग किनारों पर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। नदी के किनारे पर, एक किनारे पर बैठा हुआ व्यक्ति जब किसी भी स्थिति विशेष का आभास करता है, मानिए उसने इस नदी में पैर डुबोया, उसे जल की शीतलता का आभास हुआ, एक भाव उसके मन में आया, एक विचार उसके मन में आया और वह अपने विचार को इस दूसरे किनारे पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है। तो अपने इन विचारों को जिस माध्यम से, चाहे वो लिखकर वहां पर अपने मन के विचारों को पहुंचाए अथवा वह बोलकर पहुंचाए अथवा वह किसी संकेत के माध्यम से पहुंचाए, जिस भी माध्यम से वह व्यक्ति, नदी के किनारे बैठा हुआ एक व्यक्ति अपने भावों को उस दूसरे व्यक्ति तक जिस भी माध्यम से, चाहे लिखकर, चाहे बोलकर, चाहे संकेत के माध्यम से अपने विचारों को पहुंचाएगा, वही माध्यम हमारा क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, भाषा क्या है? भास धातु से बना हुआ एक शब्द है। धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप धातु कहा जाता है। भाषा किसे कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ये जो तीन चीजें मैंने लिखी हैं कि भाई व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट कर सकता है, व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट कर सकता है और अपने संकेत के माध्यम से, किसी इशारे विशेष के माध्यम से, सांकेतिक रूप से भी अपने विचारों को वह व्यक्त कर सकता है। तो ये तीनों चीजें ही भाषा के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से भाषा के 3 प्रकार हैं? भाषा के वो 3 प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, मौखिक भाषा, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक बोलकर पहुंचाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। जब वह व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक लिखकर पहुंचाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? लिखित भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे? लिखित भाषा। और जब वह व्यक्ति अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक संकेत के माध्यम से
पहुंचाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सांकेतिक भाषा कहेंगे। भाषा के कितने प्रकार हुए? 3। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा का आशय जब हम बोलकर किसी बात को, जब हम किसी अपने विचारों को, अपने भावों को बोलकर व्यक्त करते हैं, बोलकर समझाते हैं या बोलकर प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा कही जाती है। साथ ही जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, लिखकर समझाते हैं तो वह भाषा क्या कहलाती है? लिखित भाषा। और जब हम ना बोलकर ना हम लिखकर केवल संकेत के माध्यम से अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएं तो वह भाषा हमारी क्या कहलाती है? सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि भाषा क्या है? भाषा अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने का क्या है? माध्यम है। जिन जिन माध्यमों से, जिस जिस प्रकार से हम अपने भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं वही माध्यम हमारा क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। आगे आइए देखते हैं, बात करते हैं। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे कि भाषा के साथ साथ दिया हुआ शब्द क्या है? व्याकरण। कि भाषा क्या है ये हम जान चुके हैं। आंशिक रूप से हमने ऐसी बात सीख ली है कि भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम होता है, भाषा अपने विचारों के संप्रेषण का माध्यम होता है। साथ ही हम जानेंगे कि व्याकरण क्या होती है, क्या भाषा और व्याकरण में कोई संबंध है, संबंध है तो वो क्या है, और इस भाषा में व्याकरण का प्रयोग क्यों किया जाता है, कौन सी आवश्यकता होती है जिसके कारण भाषा में व्याकरण का उपयोग किया जाने लगा, भाषा में व्याकरण की आवश्यकता क्या होती है, भाषा में व्याकरण का योगदान क्या होता है, आदि आदि चीजें जैसे जैसे हम आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे उसमें से हमें ये जानने को मिलेगा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि भाषा जैसी चीज हमें और भी सुनने को मिलती है, जैसे बोली। हम ये शब्दावली सुनते हैं कि भाषा और बोली, तो हम ये भी जानेंगे क्या भाषा और बोली दोनों एक ही चीज हैं, क्या दोनों अलग हैं, दोनों में अंतर क्या है, व्याकरण का संबंध भाषा से है तो बोली से भी व्याकरण का संबंध होता है, आदि आदि इस अध्याय के अंतर्गत और भी जानने को मिलेगा। साथ ही जब टॉपिक आगे बढ़ाया जाएगा तो एक और शब्दावली से आप परिचित होंगे, लिपि, कि ये लिपि क्या चीज होती है, इसका संबंध भाषा और व्याकरण में से भाषा के साथ संबंध है या व्याकरण के साथ संबंध है, लिपि क्या होती है, लिपि किसे कहते हैं, आदि आदि चीजों के बारे में हमें जानना होगा। लेकिन हम आगे अभी और भाषा के टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने क्या जाना कि भाई भाषा किसे कहते हैं, भाषा शब्द का निर्माण किससे किया गया है। तो एक बार पुनः मैं दोहरा देता हूं कि भाषा मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, अर्थात मनुष्य जिस भी तरीके से, जिस भी माध्यम से अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है वह माध्यम हमारा क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। और भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका आशय है कहना, समझना, बोलना, प्रकट करना। साथ ही हम धातु के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं कि धातु क्या है। तो धातु किसी भी क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भाई हम धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया का मूल रूप क्या कहा जाता है, धातु। आगे बढ़ते हैं तो एक नया टॉपिक शुरू होता है, भाषा के अंग। मैं न केवल हिंदी के बारे में बात कर रहा हूं, कोई सी भी भाषा क्यों ना हो, सबके अंतर्गत अपनी अपनी भाषा के अपने अपने अंग होते हैं। तो भाषा के अंग, इन्हें हम इकाई कहकर भी संबोधित कर सकते हैं, इन्हें हम अवयव कहकर भी संबोधित कर सकते हैं। भाषा की इकाई, भाषा के अंग
भाषा के अवयव। ध्यान दीजिए, भाषा की इकाई की संख्या 5 होती है और वो कौन कौन सी इकाई हैं? पहली ध्वनि, दूसरी वर्ण, तीसरी शब्द, चौथी पद और पांचवी वाक्य। ध्यान दीजिएगा, भाषा की इकाई, भाषा के अंग अथवा अवयवों की संख्या है वो कितनी है? 5। और वो अवयव कौन कौन से हैं? पहली ध्वनि, दूसरा वर्ण, तीसरा शब्द, चौथा पद और पांचवा वाक्य। पहले एक एक के बारे में हम क्रमशः जानेंगे कि यह ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, शब्द क्या है, पद क्या है और वाक्य क्या है। ये सभी भाषा के अंग हैं जिनके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकता है। तो पहली चीज हमारी आती है ध्वनि, कि ध्वनि किसे कहा जाता है। ध्वनि क्या है? यह भाषा का पहला घटक है, या हम कह सकते हैं कि ध्वनि भाषा की सबसे पहली इकाई है। कौन सी इकाई है? सबसे पहली इकाई, अर्थात जो भाषा की सबसे पहली सीढ़ी। ऐसा हम सभी जानते हैं कि मनुष्य प्रारंभ में भाषा के रूप में केवल ध्वनि का उपयोग करता था। यानी मनुष्य जब पढ़ा लिखा नहीं था, उसे शब्दों का ज्ञान नहीं था, उसे ज्ञान नहीं था भाषा का पूर्ण रूप से, तब वो भाषा की केवल पहली इकाई का प्रयोग करता था। और वह कौन सी इकाई थी? ध्वनि। आज भी हम देखते हैं कि जो जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, मनुष्यों की ही भाषा नहीं होती है कि हम मनुष्य हैं, हम ही मतलब भाषा का प्रयोग करते हो। जानवर, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी की अपनी क्या होती है? भाषा होती है। आपने देखा होगा कदाचित एक पक्षी विशेष की मृत्यु हो जाने पर उसी वर्ग के ढेर सारे पक्षियां वहां इकट्ठे हो जाते हैं, तब उनके द्वारा कोई ना कोई ऐसा सांकेतिक रूप से कोई ना कोई ऐसी भाषा का प्रयोग जरूर किया गया होगा कि उस संदेश को पाकर, उस सूचना को पाकर वो सभी वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। तो पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा है, मनुष्य की भी अपनी भाषा है, जानवरों की भी अपनी भाषा है, हर वर्ग के एक प्राणी की अपनी भाषा होती है। तो हम कह सकते हैं कि पशु पक्षी अपनी भाषा में जिस एकमात्र घटक का प्रयोग करते हैं, जिस एकमात्र इकाई का प्रयोग करते हैं, वह कौन सी इकाई है? ध्वनि है। मनुष्य भी प्रारंभ में इसी इकाई का प्रयोग करता था, जब शिक्षा का ज्ञान उसे नहीं था, जब वो पढ़ा लिखा नहीं था, तो उस समय वो केवल ध्वनि का प्रयोग करता था। तो भाषा की सबसे पहली इकाई है वो क्या है? ध्वनि है। मैं एक और बात करूं कि जब बालक जन्म लेता है, बालक जन्म के समय प्रथम 10 से 15 दिन तक, दिवस तक, या हम कहें कि 1 माह तक का बालक भी अपने भाषा व्यवहार को करता है। यानी मनुष्य जन्म लेते ही भाषा व्यवहार करने लग जाता है, लेकिन वह जन्म लेते ही शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग नहीं करता। वह इनमें से कौन सी इकाई का प्रयोग करता है? ध्वनि का प्रयोग करता है। यानी जब बालक को प्यास लगती है, बालक को, 1 माह के बालक को जब भूख लगती है अथवा वह किसी अन्य असहज स्थिति को महसूस करता है, तो बालक रोता है, रुदन करता है, और उस स्थिति में उसके द्वारा किया गया भाषा व्यवहार किस स्तर पर होता है? ध्वनि स्तर पर होता है। मात्र ध्वनि के माध्यम से वो अपनी असहज स्थिति का, अपनी उस परिस्थिति का दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, दूसरों को उस परिस्थिति से अवगत कराता है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा के जो इकाई हैं, अंग हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है? 5 है। उन 5 अंगों में पहला अंग कौन सा है? ध्वनि है। यह भाषा की सबसे पहली इकाई कही जाती है।
साथ के साथ हम जानते हैं कि इसे भाषा की सबसे छोटी कह सकते हैं, सूक्ष्म कह सकते हैं और प्राथमिक भी कह सकते हैं। तो यह भाषा की सबसे छोटी, सबसे सूक्ष्म, सबसे प्राथमिक इकाई है। अब बात करते हैं कि ध्वनि कहते किसे हैं, पारिभाषिक रूप में या परिभाषा की तरीका से हम ध्वनि किसे कहें। तो हम बात करते हैं कि भाई भाषा का वह स्वरूप या भाषा की वह इकाई जिसे सिर्फ क्या किया जा सके, बोला जा सके, जिसे लिखा नहीं जाता, वह इकाई क्या कही जाती है, ध्वनि कही जाती है। अर्थात भाषा की कैसी इकाई, मौखिक इकाई, यानी जिस इकाई को केवल बोला जा सकता है, जिसे लिखा नहीं जा सकता, वह इकाई क्या कही जाती है, ध्वनि कही जाती है। तो भाषा की 5 इकाई में प्रथम इकाई कौन सी, ध्वनि। ध्वनि किसे कहा जाता है, भाषा की वह मौखिक इकाई जिसे लिखा नहीं जा सकता, क्या कही जाती है, ध्वनि कही जाती है। ध्वनि भाषा की सबसे पहली इकाई है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी, सबसे सूक्ष्म, प्राथमिक इकाई भी है। ध्वनि के बाद दूसरी इकाई के बारे में चर्चा करें तो दूसरी इकाई कौन सी है, वर्ण। दूसरी इकाई कौन सी है, वर्ण। वर्ण के बारे में जाने कि भाई हम वर्ण किसे कहते हैं, तो याद रहे वर्ण के बारे में जाने कि वर्ण किसे कहते हैं, तो याद रहे वर्ण ध्वनि का कैसा रूप, लिखित रूप। कैसा रूप, लिखित रूप। अर्थात वह ध्वनि जिसे क्या किया जा सके, लिखा जा सके। अर्थात भाषा की वह इकाई जिसे बोलने के साथ साथ जिसे क्या किया जा सके, लिखा भी जा सके, साथ के साथ जिसका क्या ना किया जा सके, खंड ना किया जा सके, वह इकाई क्या कही जाती है, वर्ण कही जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि जहां भाषा का कैसा रूप है, मौखिक रूप है, वहीं वर्ण भाषा का कैसा रूप है, लिखित रूप है। ठीक है ना। भाषा की सबसे छोटी, सबसे पहली, सबसे सूक्ष्म मौखिक इकाई की चर्चा हमने की थी और वह किसे बताया था, ध्वनि को बताया था। तो याद रहे यही प्रश्न हमसे दोबारा भी पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे पहली, सूक्ष्म, प्राथमिक कैसी इकाई, लिखित इकाई है, तो वह कौन सी है, वर्ण है। कौन सी है, वह वर्ण है। तो हमें सूक्ष्म इकाई 2 मिलती हैं, ध्वनि भी सूक्ष्म इकाई है, वर्ण भी सूक्ष्म इकाई है। लेकिन याद रहे कि ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई है, जबकि वर्ण भाषा की कैसी इकाई है, लिखित इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी, सबसे सूक्ष्म, सबसे प्राथमिक जो लिखित इकाई होती है वो क्या होती है, वर्ण होती है। वर्ण का आशय भाषा का वह स्वरूप, भाषा की वह इकाई, भाषा का वह अंग जिसे बोलने के साथ साथ लिखा भी जा सके, लेकिन याद रहे जिसके क्या नहीं किए जा सके, खंड न किए जा सके, वह इकाई हमारी क्या कही जाती है, वर्ण कही जाती है। दोस्तों मैं चर्चा कर रहा था कि बालक जब 1 माह का होता है, बालक प्रथम 30 दिवस 20 दिवस के अंतर्गत जब अपना भाषा व्यवहार करता है तो उसके भाषा व्यवहार में अस्पष्टता होती है। अर्थात उसके रुदन में, उसके क्रियाकलापों में स्पष्टता नहीं होती है। लेकिन जैसे ही बालक 30 दिवस से आगे
उम्र बढ़ने लगती है, जब वो और थोड़ा बड़ा होने लगता है तो 2 माह तक की स्थिति में पहुंचते पहुंचते उसके क्रियाकलापों में विभिन्न ध्वनियों में स्पष्टता आने लग जाती है। साइकोलॉजिकल रूप से ऐसा बताया जाता है। साइको में भी जब साइकोलॉजी के विषय में ये प्रश्न आता है बाकायदा कि 2 माह तक का बालक कितने शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है, 2 माह के बालक के क्रियाकलापों में कितने शब्दों की स्थिति बन सकती है, उनके शब्दों से, उनके क्रियाकलापों से, उसके रुदन से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, अर्थात उसके रुदन में, उसके क्रियाकलापों में स्पष्टता आने लग जाती है। और ऐसा हम महसूस करते हैं कि वो विभिन्न प्रकार की ध्वनियां जैसे आ, च, का, इस प्रकार की ध्वनियों को वो क्या करने लग जाता है, उच्चारित करने लग जाता है। यही वो ध्वनियां हैं जिनको हमने लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया, जिन्हें हम सुनने के साथ साथ लिख भी सकते हैं। यही ध्वनियां हमारी क्या कही गई हैं, वर्ण कही गई है। क्या कही गई हैं, वर्ण कही गई हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ध्वनि का विकसित रूप ही हमारा क्या होता है, वर्ण होता है। अर्थात ये ध्वनियां, वे ध्वनियां जिन ध्वनियों को हम समझ सकते हैं और उन्हें लिख भी सकते हैं, वो ध्वनियां हमारी क्या कहलाती हैं, वर्ण कही जाती है। तो दोस्तों, भाषा के जो 5 अंग थे उनमें हमने 2 अंगों की चर्चा की है। कौन कौन सी? एक ध्वनि है, दूसरा वर्ण है। ध्वनि मौखिक रूप है, वर्ण लिखित रूप है। ध्वनि भी सूक्ष्म इकाई है, वर्ण भी सूक्ष्म इकाई है, लेकिन ध्वनि मौखिक सूक्ष्म इकाई है और वर्ण लिखित सूक्ष्म इकाई है। अब हम चर्चा करते हैं अगली इकाई कौन सी, शब्द, कि भाई शब्द किसे कहा जाता है, शब्द क्या है। शब्द के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए कि जिस प्रकार ध्वनि से विकास वर्ण का हुआ है, उसी प्रकार वर्णों से शब्दों का विकास किया जाता है। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएं कि जब बालक 1 माह का था तो उसकी क्रियाकलापों में अस्पष्टता थी, अर्थात उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं सकते थे। उन्हें अगर कोई रूप देना चाहे तो रूप नहीं दिया जा सकता था। बालक 2 माह का हुआ तो वह इन वर्णों का उच्चारण कर सकने लगा। उनकी ध्वनियों में, उनके क्रियाकलापों में स्पष्टता आने लगी। उनमें से कुछ एक ध्वनियों को हम सुनकर, समझकर लिख सके। वही बालक जब उत्तरोत्तर आगे और बढ़ता है, उसकी स्थिति 6 माह तक पहुंचती है, 5 माह तक पहुंचती है, तो वह भिन्न भिन्न वर्णों को मिलाकर कुछ नई संरचना, या हम कह सकते हैं कुछ और ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है। वह वर्ण समूह ही, वह वर्णों से मिलकर बना हुआ रूप ही क्या कहलाता है, शब्द कहा जाता है। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का समूह, यानी वर्णों से मिलकर बनी हुई संरचना क्या कही जाती है, शब्द कही जाती है। लेकिन याद रहे, सभी वर्ण समूह अपने आप में शब्द नहीं होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, का एक क्या है, वर्ण है। बा एक क्या है, वर्ण है। जैसे अभी हमने कहा अवर्ण है, जैसे अभी हमने कहा ला वर्ण है, जैसे हमने कहा च वर्ण है, जैसे र भी एक वर्ण है, क्योंकि इनका उच्चारण करते के साथ साथ इन्हें लिखा भी जा रहा है। अतः ये ध्वनियां हमारी वर्ण हैं। अब कहा गया कि भाई शब्द किसे कहते हैं, तो मैंने बताया कि भाई वर्णों का समूह क्या है, शब्द है। लेकिन साथ के साथ यह भी बताया गया कि हर वर्ण समूह अपने आप में शब्द नहीं होता है। देखिए, ये जितने भी 4-5 वर्ण दिए हुए हैं, इनको मिलाकर कुछ संरचना बनाई जा रही है। जैसे एक का लिया, एक बा लिया, आ लिया और ला लिया, इसके साथ पुनः आ लिया। इनको मिलाकर एक संरचना बनाई गई, का
बा में आ मिला तो बा और ला में आ मिला तो ला, नई संरचना बनी। इसका उच्चारण हम करें तो शब्द बना कबल। वही अगर हम एक आ फिर बा और इसके साथ आ, इनको मिलाकर हम संरचना बनती है तो शब्द समूह बन रहा है, वर्ण समूह बन रहा है कब। तो यहां दो वर्ण समूह हैं, एक कबल बन रहा है, एक कब बन रहा है। दोनों ही वर्ण समूहों की चर्चा करें कि देखते हैं कि दोनों वर्ण समूह में कौन सा वर्ण समूह शब्द कहा जाएगा। तो याद रहे वह वर्ण समूह जिसका कोई अर्थ होता है, जो अपने आप में कैसा होता है, सार्थक होता है, वही वर्ण समूह क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। समझ रहे होंगे दोस्तों कि ध्वनि का लिखित रूप अर्थात वे ध्वनियां जिन्हें बोलने के साथ साथ लिख भी सकें, वे ध्वनियां हमारी क्या कही गई, वर्ण कही गई। साथ के साथ वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका खुद का क्या होता है, अर्थ होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को ही क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। कबल का ये जो वर्ण समूह दिया हुआ है इसका कोई अर्थ विशेष नहीं है, यह अपने आप में सार्थक शब्द नहीं है, अतः हम कह सकते हैं यह केवल वर्ण समूह है, यह अपने आप में शब्द नहीं है। जबकि यह एक समय विशेष का बोध कराने वाला है, अतः इसे हम एक शब्द की संज्ञा देंगे। अतः कहा जा सकता है कि शब्द वर्णों से मिलकर बनी हुई वह संरचना है जिसका अपना कोई अर्थ होता है, अथवा शब्द वर्णों का कैसा समूह है, सार्थक समूह है। प्रथम दो इकाइयों की ध्यान रखना आप इस बिंदु को, प्रथम दो इकाइयों की चर्चा करते समय हमने कुछ प्रश्न बनाए थे कि भाषा की सूक्ष्म, भाषा की छोटी, भाषा की प्राथमिक, भाषा की प्राथमिक, मौखिक इकाई हमने क्या बताया था, ध्वनि थी। वहीं भाषा की सूक्ष्म, प्राथमिक और छोटी इकाई जो थी वो लिखित आधार पर कौन सी थी, वर्ण थी। लेकिन याद रहे यदि यह प्रश्न पुनः घुमाकर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी, सबसे सूक्ष्म, सबसे प्राथमिक कैसी इकाई, सार्थक इकाई, तो याद रहे सार्थक इकाई सबसे पहली कौन सी है, शब्द है। यानी ध्वनि का कोई अर्थ नहीं होता, याद रहे ध्वनि का कोई अर्थ नहीं होता, ध्वनि केवल एक संकेत होती है। ध्वनि से केवल एक संकेत निकलता है जिसका आशय ग्रहण करके भाषा व्यवहार पूरा होता है। ध्वनि का कोई अर्थ नहीं होता है, ना ही वर्ण का कोई अपना अर्थ होता है। अर्थ के आधार पर जो पहली इकाई है, या हम कह सकें कि भाषा की 5 इकाइयों में अर्थ के आधार पर सबसे पहली अथवा सबसे छोटी इकाई है, वो कौन सी इकाई हो जाती है, शब्द हो जाती है। शब्द क्या है, पुनः हम इस बात पर चर्चा करते हैं। तो शब्द क्या है, शब्द वर्णों का समूह है। कैसा समूह है, सार्थक समूह है, अर्थात वर्णों से मिलकर बनी हुई वह संरचना जिसका कोई अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं चौथी इकाई के बारे में। कौन सी इकाई के बारे में, चौथी इकाई। तो भाषा की चौथी इकाई कौन सी है, पद है। पद किसे कहते हैं, पद किसे कहा जाता है, तो देखिए पद किसे कहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक दूसरे विषय से जोड़ता हूं और फिर समझते हैं कि भाई पद किसे कहा जाता है। शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाला हर एक बालक जानता है कि भाई ये अवस्था होती है, एक शिशु यानी शैशव अवस्था, दूसरा हम बालक यानी बाल्यावस्था, और एक होता है किशोर यानी किशोरावस्था। 3 अवस्थाएं होती हैं, ऐसा हम सभी पढ़ते हैं।
यदि मैं आपसे पूछना चाहूं कि भाई किशोर किसे कहते हैं, तो सभी का उत्तर आ जाता है कि जिस बालक की उम्र 14 वर्ष तक पहुंच जाती है अथवा 14 वर्ष की आयु से पार जो बालक है या मनुष्य है, वह किस नाम से जाना जाता है? किशोर। यानी एक स्थिति में मनुष्य को शिशु कहा गया, दूसरी स्थिति में उसे बालक कहा गया, और जब वह 14 वर्ष की आयु को प्राप्त करने लगा तो उसे क्या कहा जाने लगा? किशोर कहा जाने लगा। यानी आशय यह है कि है तो मनुष्य ही, शिशु कोई अलग प्राणी नहीं है, बालक कोई अलग प्राणी नहीं है, किशोर कोई अलग प्राणी नहीं है, मनुष्य ही है। और मनुष्य को एक स्थिति में शिशु कहा गया, दूसरी स्थिति में बालक कहा गया, तीसरी स्थिति में उसे क्या कहा गया? किशोर कहा गया। उसी प्रकार पद भी कोई अन्य चीज नहीं है, पद कोई अन्य वस्तु नहीं है, पद भी अपने आप में क्या है? शब्द ही है। पद भी अपने आप में क्या है? शब्द ही है। वस्तुतः ये पद कब कहा जाता है? जब किसी भी शब्द को किसमें प्रयुक्त कर दिया जाता है? वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाए। जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाए, उस स्थिति में वाक्य में जो शब्द होगा वह शब्द शब्द के नाम से न जाना जाकर किस नाम से जाना जाता है? पद के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए अभी हमने कोई वाक्य कहा, जैसे वह मैदान में खेल रहा है, वह मैदान में खेल रहा है। यह एक वाक्य है। इस वाक्य में वह क्या है? एक शब्द है। मैदान क्या है? एक शब्द है। खेलना क्या है? एक शब्द है। लेकिन जब इस वाक्य की माला में इसे पिरो दिया गया तो यहां दिया हुआ एक एक शब्द शब्द ना कहा जाकर किसके नाम से जाना जाएगा? पद के नाम से जाना जाएगा। तो वह क्या है? पद है। मैदान में क्या है? पद है। और ये भी क्या है? पद है। तो पद का आशय क्या हुआ? यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 2-3 बार इस प्रश्न से संबंध, इस बिंदु से संबंधित, इस पद से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए गए हैं कि भाई पद किसे कहते हैं? तो पद का मतलब क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। यानी जब किसी शब्द को वाक्य की माला में पिरो दिया जाए, वाक्य में जब उस शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, तो वहां उसे शब्द के नाम से न जाना जाकर किस नाम से जाना जाता है? पद के नाम से जाना जाता है। आपने किसी परीक्षा में अथवा मॉडल टेस्ट पेपर में इस प्रकार के प्रश्न सुने होंगे कि रेखांकित पद में क्या कहा जाता है? रेखांकित पद में संधि का नाम बताओ। रेखांकित पद में संधि का नाम बताओ। तो वाक्य के अंतर्गत जिस किसी भी शब्द पर रेखा खींची गई है उसे वहां रेखांकित पद कहकर बुलाया गया है, ना कि वहां कहा गया है कि रेखांकित शब्द में संधि का नाम बताइए। यह ऐसा कहा जाना त्रुटिपूर्ण है क्योंकि वाक्य में दिया हुआ कोई भी शब्द शब्द के नाम से नहीं जाना जाता, वो किसके नाम से जाना जाता है? पद के नाम से जाना जाता है। तो वाक्य की या भाषा की जो चौथी इकाई है, यानी प्रथम इकाई ध्वनि, द्वितीय इकाई वर्ण, तृतीय इकाई शब्द, और जो चौथी इकाई है वो पद है। वो पद क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाता है? पद कहा जाता है। समझ में आ रहा होगा? पद किसे कहते हैं? वाक्य में दिया हुआ शब्द ही किसे कहा जाता है?
पद कहा जाता है। आगे बात करते हैं अंतिम इकाई। कौन सी इकाई? अंतिम इकाई। तो अंतिम इकाई कौन सी है? वाक्य है। भाषा की सबसे अंतिम, इसे हम बड़ी भी कह सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज, भाषा की कैसी इकाई? पूर्ण इकाई। कैसी इकाई? पूर्ण इकाई। कौन सी है? वाक्य है। ध्यान दीजिएगा इसे कि भाषा की सबसे अंतिम इकाई कौन सी है? वाक्य है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? वाक्य है। और भाषा की सबसे पूर्ण इकाई कौन सी है? वाक्य है। अंतिम क्यों है? सभी जानते हैं। वाक्य क्यों बड़ी क्यों है? यह भी विदित है। अब बात करते हैं कि इस इकाई को भाषा की पूर्ण इकाई क्यों कहा गया है। तो देखिए, पुनः हम थोड़ा सा पीछे लौटते हैं कि मैंने बताया कि भाई भाषा किसे कहते हैं। तो हमने यहां से निकाला था कि भाषा विचारों को प्रकट करने का, संप्रेषण का, विचारों के आदान प्रदान का क्या है? माध्यम है। तो देखिए, तो भाषा विचारों के प्रकट करने का, आदान प्रदान का क्या है? माध्यम है। तो भाषा की जो 5 इकाई है, मैंने यहां एक आ लिख दिया। यह भाषा की एक इकाई है। कौन सी इकाई है? यह भाषा की कौन सी इकाई है? वर्ड है। मैंने कह दिया बालक, यह भी भाषा की एक इकाई है। कौन सी इकाई है? शब्द। पद हम वाक्य के साथ ही लिखते हैं। पद का अस्तित्व शुरू वाक्य से ही होता है। तो देखिए, क्या बालक शब्द लिख सकने से विचारों का आदान प्रदान हो चुका है? क्या हम समझ रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है? मैंने खेलना शब्द लिख दिया। क्या हम आशय निकाल रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है? क्या विचार व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति तक पूर्ण रूप से पहुंच चुके हैं? नहीं। इनका खुद का व्यक्तिगत अर्थ है, इसका खुद का व्यक्तिगत अर्थ है, लेकिन अभी विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हुई है। इसलिए विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, वो किसके माध्यम से होती है? वाक्य के माध्यम से होती है। जब इन शब्दों को एक वाक्य रूप में प्रयुक्त कर दिया जाएगा, तब ही जाकर यह आशय स्पष्ट होगा कि अमुक व्यक्ति अपने कौन से विचारों को दूसरों तक पहुंचा रहा है, अथवा उसके विचार क्या हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वाक्य ही भाषा की वह पूर्ण इकाई है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकता है। ठीक है ना? तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की अंतिम इकाई और भाषा की जो पूर्ण इकाई है, वो कौन सी है? वो कौन सी है? जी हां, कौन सी?